बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we completed our last example of simple harmonic motion, which is the motion of simple pendulum. Today, we are going to discuss some important features of SHM and some more concepts about simple harmonic motion. Now first, we will discuss some important features of SHM. SHM stands for, as you already know that SHM stands for simple harmonic motion. आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लिया, आपने 3 एग्जांपल्स को भी देख लिया और जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट्स थे उसको भी आपने डिस्कस कर लिया. अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. ये बेसिकली उन तमाम कॉन्सेप्ट्स की हमारे पास एक समरी है. अब ये इस समरी को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया. अब वो 4 पॉइंट्स क्या हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अ बॉडी परफॉर्मिंग, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, अ बॉडी परफॉर्मिंग SHM और सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन. जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक वाइब्रेटरी मोशन की टाइप है. और वाइब्रेटरी मोशन क्या था हमारे पास? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन. हमने जब इन 3 एग्जांपल्स को डिस्कस किया तो इन 3 एग्जांपल्स को डिस्कस करने में हम फर्स्ट स्टेप क्या करते थे? हम फर्स्ट स्टेप करते थे, हम डिसाइड करते थे अपनी मीन पोजीशन को कि हमारी मीन पोजीशन कहाँ पर होगी. हमने ये डिसाइड किया था कि जब स्टार्ट में जहाँ पर बॉडी रेस्ट पर होती है, जब नेट फोर्स उस पर ज़ीरो होती है, वो पोजीशन क्या होती है बॉडी की? मीन पोजीशन. So, a body performing SHM always vibrates about a fixed position. यानी कि एक बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रही है वो क्या करेगी? एक फ़िक्स पोजीशन के अराउंड क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी. फ़िक्स पोजीशन क्या? एक मीन पोजीशन जो उसकी है, जिसे हमने तीनों अपनी एग्जांपल्स में अल्फ़ाबेट O से डोनेट किया था. अब इसमें क्या है कि वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी परफॉर्म कर रही है वो एक फ़िक्स पोजीशन या मीन पोजीशन के अराउंड क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी. या आपने देख लिया तीनों एग्जांपल्स में, यही हमने इसको यहाँ पर समराइज़ कर दिया. सेकंड पॉइंट, इट्स एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. ये चीज़ हमने इसकी डेफिनेशन में भी डिस्कस की और लास्ट लेक्चर में सिंपल पेंडुलम वाले टॉपिक में भी हमने ये चीज़ को डिस्कस किया कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के. लेकिन उसके साथ एक और भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी वो क्या थी? ऑपोजिट थी. वो किस तरह हमने किया था? हमने जब डेरिवेशन की थी तो हमने ये चीज़ देखी थी कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट x के, लेकिन x के साथ हम माइनस का साइन लगाते थे. अब आपको पता है कि फ़िज़िक्स में माइनस साइन क्या शो करता है? फ़िज़िक्स में माइनस साइन शो करता है डायरेक्शन को. सो डिस्प्लेसमेंट जो होती है आपके पास वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो दोनों की मैग्नीट्यूड के साथ कोई ना कोई डायरेक्शन होगी. अब मैंने आपको बताया था, हम पीछे 3 एग्जाम्पल्स में यही चीज़ डिस्कस करते आए हैं कि जो फोर्स होती है, रिस्टोरिंग फोर्स होती है, जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द लास्ट एग्जाम्पल हमने क्या किया था? हमने जो हमारे सिंपल पेंडुलम में बॉब था हमने उसको पोजीशन O से पोजीशन A की तरफ मूव किया था. पोजीशन O से पोजीशन A की तरफ जब हमने उसको मूव करवाया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरह थी. लेकिन जो उसकी नेट फोर्स की डायरेक्शन थी, नेट फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स जो उसकी थी, रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है? बॉडी को रिस्टोर करवाती है उसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ. सो उस नेट या रिस्टोरिंग फोर्स ने क्या किया? उस रिस्टोरिंग फोर्स ने चाहा कि वो दोबारा कहाँ जाए? अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाए. सो डायरेक्शन क्या हो गई? उस फोर्स की वो ऑपोजिट हो गई थी.
सो मैंने आपको बताया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो डायरेक्शन हमारे पास फोर्स की होती है वही डायरेक्शन हमारे पास किसकी होती है, एक्सेलरेशन की। सो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर आप देखो तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है, और जो रिस्टोरिंग फोर्स की हमारे पास डायरेक्शन थी तीनों केसेस में वो थी फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। सो इन दोनों की डायरेक्शन क्या थी, ऑपोजिट, लेकिन इनके ये दोनों आपस में क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये चीज़ हमने देखी कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अब जहाँ पर जाहिर बात है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी आपकी, वहाँ एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब जब मीन पोजीशन पर है बॉडी, पोजीशन ओ पर, तब उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। इसका मतलब है जब उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। सो एट द मीन पोजीशन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, सो automatically the value of acceleration will be 0. So this is an important MCQs that at the mean position the acceleration of a body performing simple harmonic motion will be 0. ठीक है। अब अगर जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पर उसको लेकर आते हैं, एक्सट्रीम मतलब सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम हद तक, उसकी मैक्सिमम, हम उसको हद तक मैक्सिमम डिस्टेंस तक जब उसको ले आते हैं तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि उससे आगे वो एक्सट्रीम है, उसकी हद है, उससे आगे वो नहीं जा सकती। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, सबसे ज़्यादा वैल्यू तक पहुंच जाएगी, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं जाएगी। सो जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसको आप इस तरह भी ले सकते हो कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगी तो जो रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि ऑपोजिट फोर्स लग रही है, उसको दोबारा मीन पोजीशन पर लाने के लिए उसकी भी जो वैल्यू है वो सबसे मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी, मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगी। वो मैक्सिमम लिमिट तक उसकी वैल्यू जब पहुंच जाएगी तो वो चाहेगी कि वो दोबारा किस पर आए, मीन पोजीशन की तरफ आए। सो जब एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, द एक्सेलरेशन विल बी 0, and at the extreme position the displacement will be maximum, so the acceleration will be maximum. The fourth point is at the mean position the value of velocity will be maximum. अब आपको पता है कि जब हम तीनों केसेस में हमने ये चीज़ देखी कि जब हम बॉडी को पोजीशन O से पोजीशन A की तरफ लेकर आए और जब पोजीशन A की तरफ आए और छोड़ा उसे, तो दोबारा कहाँ गई थी, अपनी मीन पोजीशन O की तरफ ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन एक कॉन्सेप्ट था वहाँ पर, इनर्शिया। इनर्शिया क्या करता है, उसको रेजिस्ट करवाता है कि वो अपनी रेस्ट की कंडीशन को या अपनी रेस्ट की कंडीशन पर ना आए, बल्कि वो अपनी मोशन को क्या रखे, कंटिन्यू रखे। सो उस मीन पोजीशन पर जब वो दोबारा वापस आई तो वो रेस्ट पर नहीं आई, बल्कि इनर्शिया की वजह से उसने अपने मोशन को कंटिन्यू रखा, उसकी वेलोसिटी वहाँ आकर मैक्सिमम हो गई। मीन पोजीशन पर जब वो दोबारा वापस आई तो इनर्शिया की वजह से जो उसकी वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम हो गई, क्योंकि इनर्शिया ने उसको इस बात पर मजबूर करवाया कि वो कहाँ जाए, अपने मोशन को कंटिन्यू करे आगे की तरफ, इसलिए वो आगे एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ गई। सो एट द मीन पोजीशन द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन आपके पास 0 थी, लेकिन वेलोसिटी आपके पास क्या है, मैक्सिमम। सेम इज़ द केस विद एक्सट्रीम पोजीशन। As I already told you that at extreme position the acceleration will be maximum, and at the extreme position the value of velocity will be minimum. जब वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ गई थी, लास्ट एग्जांपल में हमने सिंपल पेंडुलम में चीज़ डिस्कस की थी कि जब वो दोबारा ओ से हम उसे ए पर लाए और ए से जब छोड़ा तो ओ से वो दोबारा कहाँ गई, पोजीशन बी की तरफ। जब बी की तरफ गई तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, बुक में भी ये चीज़ मेंशन थी कि कुछ इंस्टेंट के लिए, एक लम्हे के लिए क्या हुआ, बॉडी रेस्ट पर आ गई, लेकिन रेस्ट पर एक लम्हे के लिए आए, उसके बाद दोबारा मीन पोजीशन ओ की तरफ गई ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि थी mg sin थीटा इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर कुछ लम्हे के लिए उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, या उसकी वैल्यू मिनिमम हो गई। सो एट द एक्सट्रीम पोजीशन
द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बी मिनिमम। ये भी उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। आप देख सकते हो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम थी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम थी, लेकिन इन द केस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी विल बी मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, या आपको लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह आ सकता है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन या डिफाइन SHM, डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप उसको किस तरह अटैम्प्ट करोगे, आप सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखोगे जो कि नोट्स में भी आपके पास अवेलेबल है और बुक में भी आपके पास लिखी हुई है। सबसे पहले क्या आ जाएगी आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, जो कि पेज नंबर 5 के ब्लू बॉक्स में भी मेंशन है। उसके बाद आप हेडिंग दोगे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें यही जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैंने आपको बताई, यही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बुक में भी मेंशन है। इनको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग या परफॉर्मिंग SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन। वही चीज़ जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि एक फिक्स पोजीशन के अराउंड क्या करेगी बॉडी, वाइब्रेट करेगी। सेकेंड पॉइंट, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये चीज़ हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस की, बाकी लेक्चर्स में भी हम डिस्कस करते आए कि जो एक्सेलरेशन या फोर्स को हम देखते हैं, फोर्स की जो डायरेक्शन थी, रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो किधर थी, हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, क्योंकि वो चाह रही थी वो बॉडी को उसकी मीन पोजीशन की तरफ रिस्टोर करवाना चाह रही थी। इसलिए जो फोर्स थी, रिस्टोरिंग फोर्स थी, उसकी डायरेक्शन कहाँ थी, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो जो फोर्स की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, इसीलिए यहाँ उसने कहा है इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। थर्ड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड क्या होती है आपको पता है, न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ भी हम डिस्कस करके आए कि एक्सेलरेशन क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से, डेट इज एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट द मीन पोजीशन। वही बात जो हम डिस्कस करके आए कि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो एट मीन पोजीशन, वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। जबकि वो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वहाँ क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। लास्ट पॉइंट, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। यही चीज़ जो मैंने लिखी कि मीन पोजीशन पर जाकर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों मैक्सिमम हो जाएगी, ड्यू टू इनर्शिया, एंड ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, सम मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम कुछ मोर और ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ रिलेट करती हैं उनको देखने वाले हैं। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 हमारे पास है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है, सबसे पहले से देखते हैं क्या होती है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। आप डायग्राम में भी देख सकते हो वो क्या कह रहा है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, यानी कि एक पूरा चक्कर ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, किसका, वाइब्रेटिंग बॉडी का, जो कि वाइब्रेट हो रही है। कोई भी हो सकती है, कोई मैस जो कि हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, या कोई बॉब, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसके मीन पोजीशन से। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डायग्राम में देखो, ये थी बॉडी की मीन पोजीशन O, जहाँ से उसने अपने मोशन को स्टार्ट किया। अब इस पॉइंट से उसने अपने मोशन को स्टार्ट किया और हम उसे इस पॉइंट से, ये जो आपको यहाँ मेंशन है A, यहाँ तक इसको हम क्या
यहाँ तक हम इसको लेकर आए, ठीक है। जब हम इसे O से A की तरफ लेकर आए तो वही बात रिपीट करूँगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो दोबारा कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन O। वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन ये है कि उसने O को अपने मोशन से स्टार्ट किया, वो A तक आई, A पर उसमें रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हुई और वो दोबारा कहाँ गई, ये इस एरो को या इस शेप को अगर आप देखो तो ये O से A की तरफ आई और A से ये दोबारा कहाँ गई, O की तरफ। उसने अपना एक पूरा साइकिल या एक पूरा चक्कर या राउंड ट्रिप क्या किया, कंप्लीट किया। सो यही आपके पास वन वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन क्या है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, कि उसने अपना पूरा, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था उसका मोशन, उसने अपना पूरा जो सफ़र था वो तय करके दोबारा कहाँ आ गई, अपनी ओरिजिनल पोजीशन O की तरफ आ गई। सो दिस इज़ वन वाइब्रेशन, ठीक है, O से A की तरफ और A से दोबारा कहाँ, O की तरफ। ये बात जहन में रखिएगा, O से A की तरफ आते हुए उसने अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं की, दिस इज़ नॉट वन वाइब्रेशन। वो अपनी दोबारा जब पोजीशन पर, O पोजीशन पर वापस आएगी, वो क्या होगी, उसकी वन वाइब्रेशन। यानी कि O से उसने स्टार्ट किया, A पर आई, A से रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा कहाँ गई, टुवर्ड्स O। सो दिस इज़ वन वाइब्रेशन, ठीक है। इसको आप देख भी सकते हो, बुक में भी आपके मेंशन है, पेज नंबर 5 पर आप अगर राइट साइड पे बॉक्सेस को देखो तो फर्स्ट जो बॉक्स है आपके पास, उसमें यही डायग्राम शो की हुई है कि वो पूरा जो राउंड ट्रिप आपके पास कंप्लीट करके आ रही है बॉडी। सो दिस इज़ वन वाइब्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम पीरियड। अब आपको याद होगा मैंने मैस अटैच टू अ स्प्रिंग वाले टॉपिक में और मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम में एंड पे आपके पास दोनों के केस में एक फार्मूला दिया हुआ था, द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड। मैंने आपको कहा था कि हम अभी इसको, मैंने फार्मूला बता दिया था आपको, लेकिन मैंने ये कहा था इसको मैं समझाऊंगा आपको आगे जाकर जब आप टाइम पीरियड को डिस्कस करोगे। सो अब हम डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड को, कि टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड क्या है, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन का आपको समझ आ गया, अभी मैंने आपको समझाया कि वन वाइब्रेशन क्या होती है। वाइब्रेटिंग बॉडी जब अपनी मीन पोजीशन से अपना मोशन को स्टार्ट करती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाती है और दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आती है, उसको हम वन वाइब्रेशन कहते हैं। अब इस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में बॉडी को जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। दोबारा रिपीट करता हूँ, एक वाइब्रेशन बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड जो हम सिंपल टाइम पढ़ते हैं उससे डिफरेंट है। सिंपल टाइम में हमारे पास ये हद नहीं होती कि वो जब वन वाइब्रेशन या वो 1 किलोमीटर पूरी करे तो वो टाइम होगा। टाइम हम किसी भी स्पैम में उसको मैयर कर सकते हैं, यानी कि जब चाहें हम उसको स्टार्ट कर दें और जब चाहें हम उसको स्टॉप कर दें। लेकिन टाइम पीरियड में एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो वन वाइब्रेशन जब बॉडी की कंप्लीट होगी सिर्फ उतना ही टाइम हमने लेना है। जो टाइम पीरियड होगा वो उसी पीरियड के अलॉन्ग होगा जब बॉडी ने वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करना है। इसीलिए उसके साथ आगे पीरियड का जिक्र कर दिया गया कि उतना स्पैम कि जब वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगी उसमें जितना टाइम लगेगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड। इसके सिंबल भी डिफरेंट है, हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारा टाइम होता है, असल जो हम टाइम सेकंड्स में लेते हैं, और जो हमारा टाइम पीरियड है वो हम डोनेट करते हैं कैपिटल टी से, ताकि बीच में इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। यूनिट्स इनके सेम ही हैं ये भी टाइम ही, लेकिन ये वन वाइब्रेशन का टाइम है, इसलिए उसको स्मॉल टी से और इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट्स दोनों के सेम क्योंकि हैं टाइम ही, बस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है। यूनिट दोनों के क्या हैं, सेकंड्स ही हैं। सो टाइम पीरियड क्या है, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। नेक्स्ट चीज़ पर हम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी शायद आपने पिछली क्लासेस में भी या साइंस में 7th 8th क्लासेस में ये चीज़ डिस्कस की हो कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में
अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें तो फ्रीक्वेंसी क्या है। अच्छा, अभी हमने जो डिस्कस किए चीज़ें वाइब्रेशन और टाइम पीरियड, उसको हम बुक से भी एक दफ़ा देख लेते हैं। बुक में अगर आप पेज नंबर 6 पर आओ तो वाइब्रेशन की हेडिंग है ग्रीन कलर से, उसके आगे लिखा हुआ है 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड 1 वाइब्रेशन। यही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि एक पूरा राउंड ट्रिप उसकी मीन पोजीशन के अबाउट जितना वो पूरा राउंड ट्रिप होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूरा चक्कर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, 1 वाइब्रेशन। नेक्स्ट टाइम पीरियड, आप देख सकते हैं कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट किया गया। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि एक वाइब्रेशन या एक चक्कर कंप्लीट करने में उसको जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। अब उसने यहाँ पर टाइम को फिर से एक रिस्ट्रिक्शन बना लिया कि फ्रीक्वेंसी को उसने एक और चीज़ से स्पेसिफाई कर दिया। किससे स्पेसिफाई कर दिया, उसने टाइम के साथ उसको स्पेसिफाई कर दिया कि जितनी वाइब्रेशंस एक वाइब्रेटिंग बॉडी की, जितनी वाइब्रेशंस 1 सेकेंड के टाइम में होंगी उसको हम क्या कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यानी कि उन जो वो वाइब्रेशंस होंगी उनका कोई नंबर होगा, 1 वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशन, 3 वाइब्रेशंस। लेकिन आगे स्पेसिफाई उसने क्या कर दिया कि वो वाइब्रेशन जो हैं, यानी कि जितनी वाइब्रेशन वो 1 सेकेंड के टाइम में कंप्लीट करेगी बॉडी, उसे हम क्या कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर सिंपल पेंडुलम के केस में बॉडी 1 सेकेंड के अंदर 3 बार वाइब्रेट करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3 हर्ट्ज़। जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास उसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज़, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H और उसके साथ स्मॉल z। ये हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, बोर्ड में 2-3 दफ़ा आ चुका है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है। सो द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ हर्ट्ज़। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, कि जितनी वाइब्रेशंस या साइकिल्स, या हम उसे साइकिल्स भी कह सकते हैं या वाइब्रेशंस भी कह सकते हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकेंड के अंदर जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगी उसे हम क्या कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, सो और यूनिट हमारे पास फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, हर्ट्ज़। एक और इसमें इसका फार्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का, बहुत आसान फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। यानी कि जो आपके पास टाइम पीरियड आए, जितना टाइम बॉडी को लगता है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, उसका अगर आप रेसिप्रोकल ले लो या 1 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड इट्स यूनिट इज़ हर्ट्ज़। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल्स करते हुए आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं दी जाती और आपको टाइम पीरियड की वैल्यू दे दी जाती है, तो फिर आप क्या करोगे, आप उस टाइम पीरियड को 1 से डिवाइड कर दोगे, वो आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई हो और आपसे टाइम पीरियड निकालने का पूछे तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप इसकी करो तो टाइम पीरियड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। सो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हमने देखनी है जो हमने पीछे हम देख कर आए हैं, टाइम पीरियड के फार्मूलाज अपने केसेस में। फर्स्ट जो हमारा केस था मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, उसमें टाइम पीरियड का क्या फार्मूला है, T = 2 पाई। पाई आपने मैथ्स में पढ़कर आए होगे, ये कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 3.14 या 22/7। अंडर रूट से भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ होगे। ठीक है, इसकी अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/2 या 0.5। सो द टाइम पीरियड ऑफ द मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग विल बी T = 2 पाई अंडर रूट या स्क्वायर रूट भी इसको कहते हैं m/K।
अब अगर आप पीछे जाओ उस टॉपिक में, तो m आपके पास क्या था, स्मॉल m, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द मैस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैस, जो कि हमने स्प्रिंग के साथ क्या किया हुआ था, अटैच किया हुआ था। m क्या है, मैस की वैल्यू डिवाइडेड बाय k आपके पास क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया था कि हर जो स्प्रिंग होता है उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट या k वैल्यू हर स्प्रिंग की दूसरे स्प्रिंग से डिफरेंट होती है। लेकिन थ्रू आउट अगर आप उस स्प्रिंग को कहीं भी ले जाकर उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो k की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं एक स्प्रिंग के लिए, अगर मैं एक स्प्रिंग लेता हूं, ठीक है, और मैं उस पर उसको एनालाइज करता हूं, उसके टाइम पीरियड की इक्वेशन को एनालाइज करता हूं, तो मेरे पास कांस्टेंट्स क्या क्या हैं और मेरे पास वेरिएबल्स क्या क्या हैं। 2 कांस्टेंट है, 2 ने 2 ही रहना, चाहे कोई भी स्प्रिंग का टाइम पीरियड निकालो। पाई की वैल्यू भी आपके पास कांस्टेंट रहनी है, वो भी चेंज नहीं होनी। इसी तरह k की वैल्यू भी, जिस स्प्रिंग के लिए आप टाइम पीरियड निकाल रहे हो उसकी k की वैल्यू भी वही रहनी है, चेंज नहीं होनी k की वैल्यू। सो k भी कांस्टेंट होगा आपके पास। ठीक है, जो आपके पास चेंज होंगी फॉर एग्जांपल अब, और मैस भी जो है आपके पास वो उसका उतना ही मैस रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप स्प्रिंग्स को चेंज करोगे, एक स्प्रिंग लोगे और उसके साथ एक और स्प्रिंग लोगे और उनका कंपैरिजन करोगे, तो दोनों को अगर आप जब कंपैरिजन करोगे तो दोनों की ज़ाहिरी बात है मैस की वैल्यू भी डिफरेंट होगी और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उनका उसकी वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। सो दो डिफरेंट स्प्रिंग्स के लिए जो वेरिएबल्स हैं आपके पास वो क्या होंगे, मैस और k या स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, सो ये आपके पास था टाइम पीरियड ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। इसको अगर आप देखना चाहो तो पेज नंबर 3 पर भी देख सकते हो इक्वेशन 10.3 में। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आपने उसे उसी क्वेश्चन के साथ टाइम पीरियड की हेडिंग देकर लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास सिंपल पेंडुलम था। सिंपल पेंडुलम में भी तकरीबन सेम ही फार्मूला है, 2 चीज़ें डिफरेंट हैं। 2 पाई उसी तरह जिस तरह वहाँ था, यहाँ भी 2 पाई है। उसके बाद जो चेंज आया है √L डिवाइडेड बाय G। अब L क्या है, L मैंने आपको उस दिन बताया था, L है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, जो कि स्ट्रिंग थी, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जिसे हमने बॉब के साथ अटैच किया हुआ था और उसको एक फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ था। उस स्ट्रिंग की जो हमारे पास लेंथ थी वो क्या थी, हमारे पास लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सो ये वो लेंथ आ गई L और डिवाइडेड बाय G। अब G से आप अच्छी तरह वाकिफ़ होगे, आपने 9th क्लास में भी ये पढ़ के आए। G क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जिसकी वैल्यू भी आपको पता है 9.8 या 10, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो। 9.8 यूज़ करते हो आप, 10 यूज़ करते हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस केस में भी अगर आप देखो, इसको भी अगर हम एनालाइज करें, तो अगर हम एक अर्थ पे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, ज़मीन पर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, तो आपको पता है इस ज़मीन पर एक G की वैल्यू आपके पास फिक्स्ड है। ठीक है, जो कि क्या है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 2 और पाई ये भी आपके पास कांस्टेंट है। जो आप चीज़ चेंज कर सकते हो वो आप लेंथ को वेरी करके टाइम पीरियड को वेरी कर सकते हो। ठीक है, या आगे हम एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस देखेंगे कि अगर हम लेंथ को वेरी करें तो हमारे पास टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ये एक्सरसाइज में भी देखेंगे, न्यूमेरिकल्स में भी चीज़ें आएंगी कि अगर हम लेंथ को डबल कर दें या ट्रिपल कर दें तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो चीज़ हम आगे न्यूमेरिकल्स में जाकर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई √L/G। अच्छा, अब हम आते हैं एम्पलीट्यूड की तरफ। एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास, इसको देखते हैं। अगर आप बुक से इसको देखो पेज नंबर 6 पे, एम्पलीट्यूड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर A से। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसको जब हम डिस्प्लेस करवा रहे हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, जितना वो मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रही है, जितना वो मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रही है अपनी मीन पोजीशन O से एक्सट्रीम पोजीशन A की तरफ, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आगे क्या कहता है, ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, क्योंकि वो वाइब्रेटिंग बॉडी है
ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, आइदर साइड यानी कि किसी भी साइड से वो एक्सट्रीम पोजीशन हो सकती है। अब आपने तीनों एग्जांपल्स में देखा कि हमारे पास एक मीन पोजीशन थी और दो एक्सट्रीम पोजीशंस थी, ए और बी। वो अब कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन, यानी कि आइदर साइड का ये मतलब या तो आप उसे राइट से ले लो, फ्रॉम द राइट, ठीक है, ए की तरफ, या उसे ले लो फ्रॉम द लेफ्ट, बी की तरफ, ठीक है। यानी कि किसी भी साइड से ले लो, ए की तरफ ले लो या बी की तरफ ले लो। वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी जो कि वो किसी भी साइड से कवर करेगी, वो उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो मैक्सिमम वो डिस्प्लेस होगी किसी भी साइड से अपनी मीन पोजीशन, जाहिर बात है उस डिस्प्लेसमेंट की कोई ना कोई वैल्यू होगी। वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर वो डिस्प्लेस हो सकती है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन, आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, वो उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। अब एम्पलीट्यूड का क्या यूनिट होगा, एम्पलीट्यूड का भी वही यूनिट होगा जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा, बस फ़र्क ये है कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड को आप आगे भी जाकर नेक्स्ट चैप्टर साउंड का जो चैप्टर है उसमें भी जाकर ये चीज़ आप डिटेल से इसको एम्पलीट्यूड को डिस्कस करो, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड क्या है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, किसी भी साइड से, चाहे वो राइट साइड से हो चाहे वो लेफ्ट साइड से हो, वो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, उसका एम्पलीट्यूड होगी, ठीक है। चलें, ये चारों चीज़ें मुझे यकीन है आपको समझ आ गई होंगी। इससे अगर कोई आपको क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप उसको एड्रेस कर लीजिएगा, जो आपको वीडियो के एंड पे नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, उस पर इमेज भेजकर या वॉइस मैसेज भेजकर। अब हम चलते हैं आज के अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इस चीज़ को भी आपने बहुत ध्यान से डिस्कस इसको समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को, क्योंकि काफ़ी जगह हमारे पास डेली लाइफ में भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ये भी हमारे पास आप जैसे देख सकते हो ये ऑसिलेशन से रिलेटेड है, जो कि हम स्टार्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डैम्प्ड का मतलब क्या है, डैम्प्ड का मतलब होता है दबा देना, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अब हम देखते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या हैं। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम मतलब कोई भी, वो अगर मेरे पास मैस अटैच टू अ स्प्रिंग है तो वो एक सिस्टम है, मेरे पास बॉल है एक बाउल में, वो एक सिस्टम है, मेरे पास बॉब अटैच्ड है एक स्ट्रिंग से और एक सपोर्ट से, वो एक सिस्टम है। सो द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में, ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में, आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। अब रेजिस्टिव फोर्स क्या है, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, मज़ाहमत करना, रेजिस्ट का मतलब होता है मज़ाहमत करना या रोकना, ठीक है। सो एक ऐसे सिस्टम की ऑसिलेशंस जो किसी रेजिस्टिव फोर्स के, एक ऐसी फोर्स के जो उसकी ऑसिलेशंस को क्या कर रही हैं, कम कर रही हैं, दबा रही हैं, डैम्प कर रही हैं, ठीक है। एक ऐसे सिस्टम की ऑसिलेशंस जो किसी रेजिस्टिव फोर्स के अंडर हों, उनमें किसी रेजिस्टिव फोर्स का अमल दखल हो, आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। वो क्या होंगी, डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगी, यानी कि वो ऑसिलेशंस को क्या कर देंगी, दबा देंगी, बिकॉज ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। अब इसकी हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हम अपनी एग्जाम्पल जो हमने किया उससे हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले हमारे पास सिंपल पेंडुलम का हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। आपने जो आपके 9th क्लास के प्रैक्टिकल्स हैं उनमें आपके पास ये सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट है, वो आप इंशाल्लाह अगर स्कूल खुले तो उसके बाद आप वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे। उसमें आप देखोगे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट आप अपने अर्थ पे परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, और आपको पता है जहाँ पर आप परफॉर्म करोगे वहाँ पर जो है आपके पास एयर होगी। अब जब आप वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे और जब सारा अपना सेटअप कर लोगे और जब उसे उसी तरह जो हमने चीज़ डिस्कस की उसको एक मीन पोजीशन आप अपनी जो है वो आइडेंटिफाई कर लोगे। उस मीन पोजीशन से जब आप उसे उसकी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेकर आओगे और छोड़ोगे
तो वो वाइब्रेट करना क्या करेगी, स्टार्ट कर देगी फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, देन फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ये चीज़ चलती रहेगी। आप देखोगे कुछ देर बाद उसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो कम होना स्टार्ट कर देंगी और इवेंचुअली क्या होगा, वो जो आपके पास बॉब होगा वो रेस्ट पर आ जाएगा। अब वो रेस्ट पर क्यों आएगा, वो रेस्ट पर इसलिए आएगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन प्रेजेंट इन द एयर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपने अर्थ पर ही जो है वो उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो और वहाँ पर एयर मौजूद है, एयर में मॉलिक्यूल्स हैं और वो फ्रिक्शन जो है उनके दरमियान प्रोड्यूस हो रही है। तो एयर फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है किसी भी बॉडी की, जो कि क्या होती है उसकी मोशन की वजह से होती है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, उसके मोशन की वजह से होती है। तो होगा क्या, एयर फ्रिक्शन उसको रेजिस्ट करवाएगी, किसको रेजिस्ट करवाएगी, उसके मैकेनिकल मोशन को या उसकी वाइब्रेशंस को। वो जो उसका मैकेनिकल मोशन है पेंडुलम का, वो बेसिकली क्या है, वो उसकी वाइब्रेशंस हैं। अब जब एयर फ्रिक्शन भी आ गई उसमें, एयर फ्रिक्शन की वजह से उसकी जो ऑसिलेशंस थी वो एक रेजिस्टिव फोर्स के अंडर आ गई, और वो रेजिस्टिव फोर्स क्या है, एयर फ्रिक्शन। और उन एयर फ्रिक्शन ने उसकी ऑसिलेशंस को क्या कर दिया, डैम्प कर दिया, दबा दिया, कम कर दिया। और इवेंचुअली आप देखोगे एयर फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होगा, दोबारा बॉब किस पर आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। सो उस केस में जो ऑसिलेशंस होंगी उस पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम की या बॉब की, उसको हम क्या कहेंगे, डैम्प ऑसिलेशंस, ठीक है। अच्छा, इसको हम एक और एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। पहले मैं बुक की तरफ आता हूँ, इसको हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। अच्छा, ये भी आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आपको एक दो दफ़ा आया हुआ है पेपर में, तो इसलिए मैंने नोट्स में भी आपको, नोट्स में एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिया था। अगर आप नोट्स निकालो अपने और पेज नंबर 9 ओपन करो, तो आपके पास क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन डैम्प ऑसिलेशंस विद एन एग्जाम्पल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, डैम्प ऑसिलेशंस की हेडिंग आ जाएगी, द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। उसके बाद हेडिंग है एक्सप्लेनेशन की, इसको अब ध्यान से पढ़ना है, मैं साथ साथ रीड करूँगा। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस continues indefinitely under the action of a resisting force। अब वो क्या कह रहा है कि वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम्स। अब मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जब हम फिज़िक्स में कोई डेरिवेशन करने लगते हैं या कोई कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं तो हम आइडियल केस डिस्कस करते हैं। आइडियल केस में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जी कोई फ्रिक्शन नहीं है इस सिस्टम में। लेकिन अगर आप उसे रियल हकीकत में अगर आप देखो तो ऐसा नहीं होगा, फ्रिक्शन, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगी। जैसे कि आप पेंडुलम के केस में देख सकते हो, उसमें क्या है, उसमें एयर फ्रिक्शन है। तो वो कह रहा है वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम्स, आइडियल सिस्टम मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं उनमें, इन द एब्सेंस, आगे क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस, गैर मौजूदगी में किसकी, ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस जिसे हम मजाक में, फ्रिक्शन भी बेसिकली उसे रेजिस्ट ही करवा रही है ना उसके मोशन को कंटिन्यू करने से, तो वो भी एक रेजिस्टेंस है आपके पास। कंटिन्यूज इनडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ अ रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि आइडियल सिस्टम की जो वाइब्रेशंस हैं वो फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस की गैर मौजूदगी में क्या करती रहती हैं, रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर अपनी मोशन को कंटिन्यू करती रहती हैं, वाइब्रेट करती रहती हैं। नेक्स्ट, प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन, सो द सिस्टम्स डू नॉट ऑसिलेट इनडेफिनेटली। अब वो यही कह रहा है कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें, अगर हम हकीकत में इसको, इस चीज़ को देखें तो हो क्या रहा है, वहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस या कोई ना कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ऑसिलेशंस जो हैं वो आइडियल नहीं है, वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं। वो क्या कर रही हैं, रेजिस्टिव फोर्स उनको, ऑसिलेशंस को क्या कर रही है, डैम्प कर रही है। सो यही वो कह रहा है कि अगर हमारे पास फ्रिक्शन या कोई रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो तो फिर हमारी जो ऑसिलेशंस हैं वो कंटिन्यू नहीं रहती बल्कि वो डैम्प्ड हो जाती।
द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासिस एंड द मोशन इज सेट टू बी डैम्प्ड। अब वही चीज़ मैंने आपको बताई, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, मोशन या मैकेनिकल एनर्जी जो है उसकी वो क्या होगी, जब जब टाइम हमारा पास करता जाएगा वो जो मोशन होगी वो हमारे पास डैम्प्ड हो जाएगी, या मोशन हमारे पास इवेंचुअली क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब इस चीज़ को हम एक ग्राफ से डिस्कस करते हैं। अब ग्राफ क्या था आपको पता है, आप 9th क्लास में पढ़ के आए कि अगर हमने दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान अपना रिलेशन देखना हो तो उसको हम ग्राफ से स्टडी करते हैं। ये चीज़ आप 2nd चैप्टर में पढ़ कर आए हो 9th क्लास में फिज़िक्स में। अब ये मेरे पास ग्राफ है, किसके दरमियान है ग्राफ, टाइम के दरमियान, ठीक है, और किसके दरमियान है मेरा ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। ठीक है, अब अगर आप देखो आपके पास ये ग्राफ पेज नंबर 7 पर भी मौजूद है। मेरे पास एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब आप देख सकते हो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू आपके पास ज़्यादा होती जा रही है, जैसे जैसे आपके पास टाइम की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो आपका एम्पलीट्यूड है, अब एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड था मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, वो आपके पास क्या था, एम्पलीट्यूड। अब फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी है वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है, अब डिस्प्लेसमेंट है ये वाई एक्सिस पर, ये डिस्प्लेसमेंट की जो मेरा ब्लैक मार्कर से लाइन एंड हो रही है, इसे मैं इस तरह या लाइन से शो करता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, यानी कि जब ये डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है। अब आप देख सकते हो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, या दूसरे लफ्जों में इन अदर वर्ड्स द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग। ठीक है, जो उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू है जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो भी आप देखते जा रहे हो कि टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। अब जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब है बॉडी दोबारा किस पर आ रही है, रेस्ट पर आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता उसका डिस्टेंस जो है वो मेन पोजीशन की तरफ वो आ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, उसका एम्पलीट्यूड यानी कि उसका मैक्सिमम डिस्टेंस आहिस्ता 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 कम होता जा रहा है, और वो दोबारा कहाँ आ रही है, अपनी मेन पोजीशन की तरफ। अब वो मेन पोजीशन की तरफ दोबारा क्यों आ रही है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर उसे कोई ना कोई रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही। इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम दैट रेजिस्टेंस विल बी द एयर फ्रिक्शन। ठीक है, सो आहिस्ता आहिस्ता आप जब देख रहे हो ये टाइम की आपके पास एक्स एक्सिस पे लाइन है, आप देख रहे हो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो एम्पलीट्यूड है या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू भी क्या होती जा रही है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि वो क्या है, वो जो सिस्टम है वो एक डैम्प्ड सिस्टम है, उसकी ऑसिलेशंस डैम्प्ड ऑसिलेशंस, इसलिए उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, आप देख भी सकते हो फिगर 10.4 में आपके पास वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, ओ शोज द मीन पोजीशन जहाँ से बॉडी अपने मोशन को क्या कर रही है, स्टार्ट कर रही है। ठीक है, हो क्या रहा है आपके पास कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आपका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जो कि आप ग्राफ से देख भी सकते हो। ठीक है, अच्छा, दिस डैम्पिंग progressively reduces the amplitude of the vibration of a motion as shown in the figure. Progressively यानी कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, प्रोग्रेस के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उस तरह उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, क्यों कम होती जा रही है, बिकॉज ऑफ द डैम्पिंग। अच्छा, अब हम इसकी एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसकी एक और क्या है, शॉक एब्जॉर्बर्स। अब शॉक एब्जॉर्बर्स क्या हैं, आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो कि ये क्या हैं, क्योंकि ये आपके पास गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स वगैरह में जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, उनमें लगे होते हैं। अब शॉक एब्जॉर्बर्स, शॉक का मतलब क्या होता है, शॉक का मतलब होता है कोई जर्क या कोई झटका। ठीक है, एब्जॉर्बर्स मीन्स जस्ट करना या उसको एब्जॉर्ब कर लेना। शॉक एब्जॉर्बर फिर क्या होंगे, जो कि जर्क को या झटके को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे।
अब क्या है हमारे पास, इसको हम रीड करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स जो होती हैं हमारे पास, ये इनमें ज़्यादातर जो हम लाते हैं वो गाड़ियों को लाते हैं, जो हमारे पास कार्स होती हैं। इसमें मोटरसाइकिल भी आती हैं लेकिन ज़्यादातर हम इसमें कार्स आती हैं। आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट मोशन। अब किस तरह है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसके लिए आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब सपोज़ करते हैं कि हम किसी व्हीकल पर जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम गाड़ी पर जा रहे हैं। अब अगर तो हमारे पास, आपको पता है जैसे पाकिस्तान में इस तरह नहीं है कि आपके पास हर जगह जो सड़कें हैं या जो रोड्स हैं वो स्मूथ हैं, इस तरह नहीं है। बीच में कुछ आपके पास अनस्मूथ हैं, या आप उनको जो गड्ढे वगैरह होते हैं वो भी आप उनको कह सकते हो। अब होगा क्या, जब गाड़ी या कोई भी व्हीकल जब उन झटकों में से यानी कि पास करेगी तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, जर्क प्रोड्यूस होगा या झटका प्रोड्यूस होगा। अब शॉक एब्जॉर्बर्स क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स उन झटकों को या उन जर्क को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर तो हमारे पास ये शॉक एब्जॉर्बर्स ना प्रेजेंट हो, अगर तो ये शॉक एब्जॉर्बर्स हमारे पास ना प्रेजेंट हो तो हो क्या, जो गाड़ी के और डिफरेंट पार्ट्स हैं या जो गाड़ी के अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, मुसाफिर जो बैठे हुए हैं, वो झटका डायरेक्टली उनकी जो बॉडी है उनमें ट्रांसफ़र हो जाए और उनको क्या कर दे, डैमेज कर दे, या तो कार के बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर दे या फिर जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनकी बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर दे। सो शॉक एब्जॉर्बर्स का क्या फंक्शन होता है कि वो शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। अब उस शॉक को एब्जॉर्ब किस तरह करते हैं वो हम देखते हैं। अ शॉक एब्जॉर्बर कंसिस्ट्स ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड सच एज ऑयल। होता क्या है इसमें, हमारे पास जो शॉक एब्जॉर्बर होता है उसकी आप डायग्राम बुक से भी देख सकते हो, यहाँ भी मैंने बनाई हुई है। अगर आपको यहाँ से विजिबल नहीं हो रही तो आप बुक पे पेज नंबर 7 पे फिगर 10.5 पे देख सकते हो। जो अपर पार्ट उसने बताया हुआ है शॉक एब्जॉर्बर का, वो क्या है, अटैच टू कार फ्रेम। कार फ्रेम आपके पास क्या है, आपके पास एक गाड़ी का आगे वाला हिस्सा है और एक पीछे वाला हिस्सा है। आगे वाला जो हिस्सा होता है उसे आप बोनट कहते हो, ठीक है। अगर आप उसको खोलो तो एक जो शॉक एब्जॉर्बर का एक पार्ट है वो उस कार फ्रेम के साथ क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। उसके अलावा वो कह रहा है उसमें एक पिस्टन होता है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको दोबारा 9th क्लास के कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जाऊँगा। आपने वहाँ चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में लिक्विड्स में पास्कल्स लॉ या पैस्कल्स लॉ भी इसको कहते हैं, पास्कल्स लॉ भी कहते हैं या पैस्कल्स लॉ भी कहते हैं, उसमें ये चीज़ आपने डिस्कस की थी। पैस्कल्स लॉ क्या था कि प्रेशर अप्लाइड टू एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड विल डिस्प्लेस विदाउट द लॉस टू एनी अदर पार्ट्स। यानी कि जो प्रेशर उस पर अप्लाई हो रहा है, अब आप उस कॉन्सेप्ट को इधर लेकर आएँ कि जो शॉक या जो झटका या जो प्रेशर उस पर अप्लाई हो रहा है उस शॉक एब्जॉर्बर पे, ठीक है, और उसके अंदर हम एक लिक्विड भी लेते हैं, ठीक है। अब वो लिक्विड क्यों लेते हैं वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। और वो लिक्विड एक स्पेशल लिक्विड लेते हैं, हर लिक्विड नहीं ले सकते, वो भी अब आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ। अब होता क्या है, उस पर जब प्रेशर अप्लाई होता है तो वो प्रेशर सारा उस शॉक के अराउंड ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस पर कॉन्सेप्ट क्या है पीछे, पैस्कल्स लॉ। क्योंकि वो कह रहा है जो प्रेशर लिक्विड पे अप्लाई हो रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड, वो सब जगह क्या हो जाएगा, लॉस होने की बजाय सब जगह इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो शॉक एब्जॉर्बर में आपके पास एक पिस्टन है, ठीक है, और उस पिस्टन में आपने क्या किया हुआ है, वो पिस्टन जो है वो एक लिक्विड के अराउंड क्या कर रहा है, लिक्विड में मूव कर रहा है। अब वो लिक्विड हम लेते हैं, वो जो लिक्विड उसने यहाँ पर मेंशन किया वो किया है ऑयल। अब आपका सवाल हो सकता है कि ऑयल ही क्यों ले रहे हैं, हम वाटर क्यों नहीं ले रहे। अगर हम वाटर इसमें यूज़ करेंगे तो वाटर से जो पहला हमारे पास नुकसान है, वाटर से पहला हमारे पास नुकसान ये है कि उसमें कोरोजन हो सकती है, ठीक है, उसमें कोरोजन हो सकती है। कोरोजन होने से ज़ाहिरी बात है वो जो आपका पार्ट है शॉक एब्जॉर्बर का वो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है, वो वर्केबल आपके पास नहीं रहेगा वर्केबल कंडीशन में। लेकिन अगर आप ऑयल को देखो तो ऑयल जो है वो उसमें वो एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि ऑयल जो है वो थिक होता है, या इन अदर वर्ड्स ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होती है
एज़ कम्पेयर टू वाटर। सो ऑयल को इसलिए यूज़ किया जाता है, एक तो वो कोरोजन कॉज नहीं करता और दूसरा उसकी जो एब्जॉर्बिंग एबिलिटी है वो वाटर से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, सो अब हो क्या रहा है इसमें, द अपर पार्ट ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर इज़ फर्मली अटैच, यानी कि अच्छी तरह अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार, कि वो कार की बॉडी के साथ क्या होती है, अपर पार्ट जो बॉडी वो बॉनेट है उसके साथ क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है, व्हेन द कार ट्रेवल्स ओवर अ बम्प ऑन द रोड, बम्प का मतलब आप स्पीड ब्रेकर समझ सकते हो, या स्पीड ब्रेकर की बजाय कोई रेस सरफेस, कि कार अगर किसी या कोई भी व्हीकल अगर किसी बम्प या रेस सरफेस या स्पीड ब्रेकर से जब पास करती है, द कार मे वाइब्रेट वायलेंटली। आप इसे वो भी कह सकते हो, बम्प भी कह सकते हो, या किसी ऐसी जगह से जहाँ जो थोड़ी अनइवन है, वहाँ भी जब कार मूव करेगी या व्हीकल मूव करेगी तो वो वाइब्रेट करेगी, बड़ी जल्दी से वायलेंटली वाइब्रेट करेगी। उसकी एम्पलीट्यूड जो होगी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से सडन चेंज आएगा, बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करेगी। अब शॉक एब्जॉर्बर्स क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स डैम्प दीज वाइब्रेशंस। शॉक एब्जॉर्बर्स क्या करते हैं, क्योंकि जो वो वाइब्रेशन होती है वो अगर आप शॉक एब्जॉर्बर ना लगाओ तो आइडियली वो जो वाइब्रेशन है वो तमाम जो कार के पार्ट्स हैं उनमें चली जाएगी, लेकिन शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, वो उसको ये करने से रेजिस्ट करवाता है, वो उसकी रेजिस्टिंग फोर्स होगी। वो क्या करेगा, वो जो शॉक्स होंगे सारे उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी पार्ट्स को डैमेज नहीं होने देगा। द शॉक एब्जॉर्बर डैम्प्स दीज वाइब्रेशन एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। अब आपको मैं इस तरह एग्जांपल देता हूँ, आप अपने जो हाथ हैं, ठीक है, इनको रब करो। जब आप इनको रब कर रहे हो तो आप फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे हो। आप थोड़ी देर 1 मिनट इनको अगर रब करते रहो तो आपको महसूस होगा कि आपके जो हाथ हैं वो गर्म हो गए हैं। ठीक है, वो गर्म क्यों हुए हैं, वो गर्म इसलिए हुए हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। वो जो मैकेनिकल एनर्जी आपके हाथों से आप लगा रहे थे, वो किस, अब आपने पढ़ा है 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। उसे बनाया भी नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, लेकिन एक चीज़ की जा सकती है, उसे एक फॉर्म से मैकेनिकल एनर्जी से किस में लाया जा सकता है, हीट एनर्जी में लाया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। सो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, वो जो मैकेनिकल एनर्जी है जो कि स्प्रिंग में आपके पास प्रोड्यूस हो रही है, जो शॉक एब्जॉर्बर होता है अभी मैं आपको बताऊंगा स्प्रिंग के साथ अटैच होता है, उस स्प्रिंग की मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो हीट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, वो हीट एनर्जी ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑयल हीट अप हो जाता है। ठीक है, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। अगर आप ऊपर से देखो तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये किस पे अटैच होता है, ये अटैच होता है कार फ्रेम के साथ। ठीक है, ये अटैच होता है कार के फ्रेम के साथ। उसके अलावा ये जो चीज़ है आपके पास, ये चीज़ आप बुक में से भी इसको देख सकते हो अगर यहाँ विजिबल नहीं है, ये आपके पास होता है पिस्टन। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया जो वाइब्रेट करता है। अच्छा, इस पिस्टन के ऊपर आपके पास एक और सिलेंडर, ये जो पिस्टन होता है आपके पास, ये एक सिलेंडर के अंदर इंसर्ट होता है। यानी कि इस तरह अगर आप इसको देखो तो ये आपके पास सिलेंडर है जो कि फिक्स होता है। ठीक है, ये सिलेंडर फिक्स होता है और ये आपके पास पिस्टन होता है। और इस पूरे सिस्टम के, इस पिस्टन और सिलेंडर के जो अंदर है आपके पास, इसमें क्या होता है आपके पास, वो ऑयल होता है। जिस ऑयल की मैंने आपको बात की थी जो कि लिक्विड हम यूज़ करते हैं, वो इसके अंदर वो ऑयल होता है। अब होता क्या है, अच्छा इसकी लास्ट चीज़ को देख लेते हैं। ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है और ये चीज़ जो है ये अटैच टू द एक्सल ऑफ द कार। अब आपको पता है जो कार होता है उसकी अगर आप मिड में देखो, जो कि क्योंकि 4 व्हील अगर आपके पास कार है तो उन जो चारों व्हील्स को जो चलाता है, चीज़ जो चलाती है उनको, वो क्या होता है, वो एक्सल ऑफ द कार होता है। अब आपको पता है जब आप मूव कर रहे हो तो जो पहली वाइब्रेशन आनी है, जाहिर बात है वो टायर्स ही उसको मूव करवा रहे हैं कार को। टायर्स को कौन, एक्सल मूव करवा रहा है आपका कार का। तो जैसे ही वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी वो टायर से किधर जाएंगी, सबसे पहले वो एक्सल की तरफ जाएंगी। ठीक है, अब होगा क्या, जब वो एक्सल की तरफ आएंगी वो वाइब्रेशन क्या होंगी, वो पिस्टन की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जो पिस्टन है वो मूवेबल है, वो मूव कर सकता है, लेकिन जो जिस सिलेंडर के अंदर वो है वो फिक्स है, उसने नहीं मूव करना, बल्कि उसके अंदर पिस्टन ने मूव करना है। वाइब्रेशंस यहाँ प्रोड्यूस हुई, एक्सल से कहाँ गई आपके पास, पिस्टन में। पिस्टन आपके पास क्या किया, उसने वाइब्रेट किया।
ठीक है, वो वाइब्रेशन उसने आगे किसमें प्रोड्यूस कर दी। अब वो हुआ क्या, उसने पिस्टन ने और जो उसके अंदर ऑयल था, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई वाइब्रेशन की वजह से, वो मैकेनिकल एनर्जी जब फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि जब ऑयल मूव करेगा, जब मूव करेगा तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, तो जो मैकेनिकल एनर्जी थी या जो वॉयलेंट वाइब्रेशंस थी हमारे पास, वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और यहाँ पर उन जो शॉक्स थे या जो जर्क्स थे उनकी वैल्यू इतनी कम हो गई कि जब तक वो कार के फ्रेम तक पहुंची तो उसकी वैल्यू क्या रह गई, बहुत कम रह गई। ठीक है, अच्छा इसके अराउंड जो है हम ये जो सारा आपके पास, अगर आप इसका शॉक एब्जॉर्बर की कंस्ट्रक्शन को देखो तो इसको एक स्प्रिंग के साथ आपने अटैच किया होता है। ठीक है, और ये जो सारा आपके पास ये जो सिलेंडर है और ये पिस्टन है और ये जो आपका कार फ्रेम है, इसको एक सील से हमने क्या किया होता है, इसको सील किया होता है एक सील की मदद से। ठीक है, अब आपने सुना होगा अक्सर ये कहते हैं कि जी शॉक जो है वो गाड़ी का ख़राब हो गया, उसकी जो सील है वो लीक कर गई। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो सील लीक कर जाएगी तो सारा जो प्रोसेस है आपका वो ख़राब हो जाएगा और वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब करने की बजाय डायरेक्टली कहाँ जाएंगी, ज़्यादा कार फ्रेम पे, और जो बाकी पार्ट्स हैं आपके कार के वो डैमेज हो जाएंगे। सो होता क्या है, जो आपके पास पिस्टन वाला सिस्टम है, जो सारी अरेंजमेंट है, सारी जो वाइब्रेशंस हैं, जो वॉयलेंट वाइब्रेशंस है, वो यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं और बाकी जो कार के पार्ट्स होते हैं, जब आप किसी अनइवन सरफेस या किसी रेस सरफेस से मूव करते हो, वो सारी वाइब्रेशंस यहाँ एब्जॉर्ब हो जाती हैं और बाकी कार के जो पार्ट्स होते हैं उनको डैमेज नहीं करती। अब डैम्प्ड ऑसिलेशंस किस तरह है कि जब वाइब्रेट करेगा ये एक फिक्स पोजीशन के अराउंड, तो फिर क्या होगा, इसमें ऑसिलेशन वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो जो वाइब्रेशंस हैं वो सारी कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, उस मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में। सो वो जो वाइब्रेशंस हैं आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जाएंगी, उनका एम्पलीट्यूड, जो पिस्टन है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और वो कौन सी बन जाएंगी ऑसिलेशंस, वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस बन जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो एक रेजिस्टिव फोर्स के अंडर है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इसमें आप एग्जांपल्स दोगे, एक एग्जांपल इसमें आएगी ये शॉक एब्जॉर्बर वाली। इसकी सबसे पहले डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन, फिर एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताई, उसमें ग्राफ भी आपने बनाना है। ठीक है, जो कि बना हुआ, और साथ में एग्जांपल। ये अगर आप नहीं बना दोगे, अगर ये शॉक की आपके पास जो डायग्राम है, वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाते तो कोई इशू नहीं, अगर आप लिख भी देते हो डेट्स इनफ। ठीक है, सो आज का जो हमारा लेक्चर था वो इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी इशू हो, कोई भी इसके कॉन्सेप्ट से, ख़ास तौर पे टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन, इनको हमने देखा है, इनमें अगर आपको कोई इशू हो तो आप जो एकेडमी का या स्कूल का आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप अपना वॉइस मैसेज भेजो या टेक्स्ट मैसेज भेजो। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के स्टार्ट में हम इसको एड्रेस करेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।